नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज के तारीख में हमारा जवान हड़ताल करने पर मजबूर हो रहा है, हमारा किसान हड़ताल करने पर मजबूर हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में क्यों है, जबकि जय जवान और जय किसान का नारा हमारे देश के एक सबसे ईमानदारों में गिनती करने वाले प्रधानमंत्री ने दिया था। हम जवान और किसान के बल पर ही आज जिंदा हैं और शान से खड़े हैं। बात तो आज वैसे भारत के प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन पर भी था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जय जवान, जय किसान और जय संविधान। इस पर बात करने के लिए हमने आग्रह किया था विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी को, और मैं बड़ा प्राउड के साथ कह सकता हूं कि सर ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। मेरे सहायता के लिए मेरे सीनियर और पत्रकारिता के पुरोधा कुमार श्रीकांत जी भी हैं, जो मेरे कमियों को सुधारने के लिए रहते हैं और मुझे मार्गदर्शन देने रहते हैं। दोनों सज्जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको अपने अपार अनुभव के आधार पर कहे कि भारत की दो मुख्य लोग जो अपने मेहनत पर, विषम से विषम परिस्थितियों पर, अपने बल पर, ना तो उनको छतरी मिलती है धूप में, ना ही सर्दी में बचने का कोई उपाय होता है। ये जवान का भी हाल है और किसान का भी हाल है, तब भी वो निर्बाध रूप से हमारा सेवा करते रहते हैं। उनको हड़ताल पर जाने की क्यों जरूरत पड़ती है, श्री प्रफुल्ल बख्शी जी? पहले मैं आपको थोड़ा सा एक करेक्शन दूंगा कि जवान हड़ताल पे नहीं जाता। जवान कभी हड़ताल पे नहीं जाता। ये जवान की खासियत है। ये जवान के एक किस्म से उसका मैंडेट है कि वो करता रहेगा काम, पर हड़ताल में नहीं जाएगा। किसान हड़ताल कर सकता है, किसान धरना कर सकता है, रास्ता रोको, ये वो सब कुछ कर सकता है, पर जवान कभी नहीं करता। जिस दिन जवान ने हड़ताल कर दी, उस दिन देश का, जिसको कहते हैं, सब काम रुक जाएगा। उसको म्यूटिनी कहते हैं। वो कभी नहीं होती। इसलिए हाँ, जवान दुखी जरूर हो जाता है, असंतुष्ट होता है, उसका, जिसको कहते हैं ना, हताश हो जाता है। यहां तक कि लोग ये भी कहते हैं डिमोरलाइज भी हो सकता है, पर हड़ताल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जवान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एज अ सोल्जर। उसका ये जो ह्यूमन राइट है, ये लागू ही नहीं कर सकता। आपको बस आपके कन्वर्सेशन खोलने से पहले ये बता दूं, जवान ही एक ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान में कहीं भी, जो उसके सारे कई ह्यूमन राइट्स उसको नहीं मिल रहे, और उसकी बात कोई ना कोई करता है, ना कोई एक्नॉलेज करता है, ना वो खुद बोलता है। ये है खासियत जवान में। अब आप कह रहे हैं कि किसान हड़ताल पे है, जवान मेरे हिसाब से रुष्ट है या असंतुष्ट है, ये मैं बात मानता हूं, और उसके कई कारण हो सकते हैं। अब बख्शी साहब, मैं बीच में आपको रोकूंगा क्षमा चाहते हुए। मेरा मतलब जवान ऑन ड्यूटी वाला नहीं है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो भी हमारे जवान ही है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का पूरा बड़ा बवाल हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उस वक्त प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के कार्यक्रम में गए थे, जिस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, और उस कार्यक्रम में उन्होंने बोला था कि हमको आप सत्ता दीजिए, हम आपके। मेरा उनसे मतलब, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जवान की बात नहीं कर रहा था। वो भी तो हमारे जवान, जैसे आप हैं, आप तो जवान ही है ना भाई, आपके हित में तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा मतलब, राकेश सिंह परमार, हड़ताल अलग होता है, प्रोटेस्ट अलग होता है। मुझे लगता है शायद इसमें गफलत में होंगे प्रफुल्ल जी। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन को लेकर, वो तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो करेंगे क्योंकि वो सिटीजन है। आफ्टर रिटायरमेंट उनको पूरा हक है। वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं, तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी संस्था के अंग बनेंगे तो हड़ताल भी कर लेंगे। पर क्वेश्चन ये है, ये जो आपने कहे कि क्यों हुआ जवान का और किसान का, सबसे पहले मैं बता दूं, हमारी संस्कृति को अगर आप खोलें, पुराने इतिहास, अंग्रेजों से पहले, मुगलों से पहले के इतिहास को खोलें, तो अपने समाज के दो अंग होते थे, या एक खेती, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, 90%
लोग उस समय खेती करते थे, या वही किसान जब वो मनसबदारी के अंडर में आता था तो वही हथियार उठा के वो अपना घोड़ा और नेजा लेके चला जाता था, जैसे हमारे दादा परदादा ने पाकिस्तान में करते रहे। सब घोड़े और नेजे लेके फौज में चले जाते थे, जब वहां से वापस आए तो खेती करनी शुरू कर दी। ये गांव के गांव करते थे ऐसे। ये सारी बात तो ठीक है, पर जब कोई ऐसी नीति बन जाती है जिससे कि किसान ये सोचता है कि वो दिन रात लगा के हाड़ मास चाम गाल खेत में पसीज डाल, ये पोइट्री में लिखा गया था कि अपना हड्डियों को, खाल को, सबको, खून को सब खेत में डाल देता है और उसकी फिर सुनवाई नहीं होती, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन। अब बात मैं ढंग से डायरेक्टली आ जाता हूं। जिस तरीके से सोसाइटी के जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल मैन जो होते हैं, जो कि मार्केट को चलाते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स को चलाते हैं, इलेक्शन लोगों को जितवाते हैं, वो हैं किसान की, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप किसान से 2 रुपए किलो मन की चीज लिए किलो की। एक मिनट प्रफुल्ल सर एक चीज क्लियर कर दें, किसानों की हड़ताल इस बिल से हम उसे कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। जो ये किसानी का जो बिल है उससे कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हड़ताल कर रहे हैं या फिर जो धरना दे रहे हैं वो किसान अलग हैं। वो किसान नहीं तो साहूकार हैं। अच्छा, मैं क्लियर कर रहा हूं, वो साहूकार हैं। नहीं, साहूकार अलग है, किसान अलग है। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी हड़ताल की बात नहीं कर रहा। कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल ठीक करा, अभी हड़ताल की बात नहीं कर रहा। जब सुसाइड कर रहे थे तब किसानों ने धरना दिया है। किसान हरियाणा में धरना दिया है। वो क्या कहते हैं, जो कर्नल साहब हैं वो हरियाणा के गुज्जर, उनके साथ मिलकर किसानों ने हड़ताल की है। सड़कें भैंसवाल ने। तो मैं मानता हूं ये सब हुआ है। क्या कहने का मतलब है, जब हमारी सोसाइटी, हम जो अब 2 अभिन्न अंग हैं उनको हम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग हैं उनको नहीं देखभाल कर सकते, या जो अब आपने जवानों का बात की, रिटायर्ड पर्सनल, तो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, जो धरने जा रहे हैं, जिनको पुलिस मार रही है, जो भूखे बैठे हुए हैं, वो इतने 3-4 साल से हड़ताल पे हैं, वो उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो इसलिए है कि दोनों हैं ये तबके के लोग गलत नीतियों के कारण। अब उस नीतियों के अंदर पॉलिटिक्स है। जो 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 सैनिकों को OBR का जो प्रॉब्लम है, जिसको जवान कह रहे हैं, उनका ब्यूरोक्रेट ने उनको आड़े हाथ, उनको तंग किया हुआ है। उनके ऊपर ऐसी नीति बनाई हुई है ताकि वो हर वक्त ब्यूरोक्रेसी से दबे रहें। और किसान के लिए है, वो जो मार्केट है, मार्केट को चलाने वाले लोग हैं, उनको दबाते रहे हैं। तो ये दोनों ही जो मेन अंग हैं ये रुष्ट रहे हैं, और ये मेन अंग हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, आपका पेट भरते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। तो अब आप बताइए, मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की और नीड में 2 ये नीड सबसे बड़ी है, सिक्योरिटी और सर्वाइवल। सबसे पहले आपको खाना चाहिए और आपको रक्षा चाहिए, दोनों ये प्रदान करते हैं। तो जो कंट्री इन दोनों को देखभाल नहीं कर सकती, उसकी पूरी मशीनरी फेलियर मानिए, मतलब वो मशीन फेल हो गई। तो ये बात है। अब आप मेरे से आराम से पूछिए ये क्यों हो रहा है, तो हम धीरे धीरे जवाब देंगे। हाँ, उसका मैं अभी अगले सेगमेंट में आपसे बात करूंगा। मेरा एक प्रश्न और है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के 75वां वर्षगांठ पर संबोधित किया। सारे दुनिया में जो भी सदस्य देश है वो संबोधित कर रहे हैं। हमारे देश के पहले चीन और पाकिस्तान का नंबर आया था। जब चीन के राष्ट्रपति का नंबर आया तो उन्होंने अपने सारे संबोधन का 35% हिस्सा भारत का नाम लेकर के, और इस बात पर कि हम किसी देश में हमला नहीं करते, हम कहीं विस्तारवादी नहीं करते, दुनिया के सबसे शांतिप्रिय हमारा सेना है, हम नहीं करते, पड़ोसी हमको परेशान करते हैं। उसके बाद नंबर आया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने हिस्से का 85% भारत पर ही रहा। उसने तो कहा कि भारत में गांधी और नेहरू वाला आइडियोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया है RSS के आइडियोलॉजी से। यहाँ पर मुसलमानों को सताया जा रहा है, कश्मीर को सेना के द्वारा दबाया जा रहा है। आज मौका मिला हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बोलने का। उन्होंने ना तो कहीं चीन का नाम लिया, ना ही कहीं पाकिस्तान का नाम लिया,
ना ही कहीं सेना के इस्तेमाल का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आतंकवाद एक बड़ा समस्या है और कोरोना ने से दुनिया परेशान है, बाकी वो दवा हुआ सप्लाई करना वो एक अलग मुद्दा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं जो अपोजिशन वाले हैं कि डर के नाम नहीं लिए। आप बीइंग ए फौजी इस पूरे भाषण को क्या समझते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री को उसी तरह से कहना चाहिए या हमको बड़ा दिल दिखाना चाहिए? वो छोटे लोग हैं, छोटी बात करते हैं, हम बड़े आदमी हैं, बड़ी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने दो बातें कही हैं, या बड़ा दिल है या डरे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं। बात सारी ये है, अगर आपने उनको इग्नोर किया तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, बिल्कुल, उनका नाम ही नहीं लिया। और सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया कह रही है कि चाइना ने कोरोना फैलाया है, चाइना सबके आतंकवाद और पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, सब दुनिया कह रही है। इनको कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो चाइना बोल रहा तो ये भी बोले। अरे ये उनसे ऊंचे दर्जे के हैं, ये क्यों बोले? मैं ये इस बात से नहीं सहमत हूं कि उनको भी बोलना चाहिए था, क्यों बोले? सबको जब पता है कि ये बात हो रही है, बल्कि अब लोग सब कह रहे हैं, देखा ये जो मोदी साहब को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और सारी दुनिया को पता है, और वो बोल बोल के थक के चले गए। और वो हर बार ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी कब नहीं बोलता हिंदुस्तान के बारे, कश्मीर के बारे में, और चाइना कब नहीं बोलता, और हमारे प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते। यहां पे पॉइंट मारते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया की नजरों में हमारे प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं। हाँ, हमारी ऑपोजिशन उनको पकड़ने के लिए उनके ऊपर एक पॉइंट जरूर लगाने की कोशिश करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देख लिया, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ा, उनके कई पॉपुलैरिटी में फर्क नहीं पड़ा, उनकी वोट में फर्क नहीं पड़ा। वो वही करेंगे जो वो ठीक समझते हैं, ये नहीं कि जो चाइना करेगा तो वो करेंगे। ये जो है फॉलो द लीडर की बात नहीं है, नहीं तो चाइना लीडर थोड़ी है उनका, और नहीं पाकिस्तान लीडर है। हमको पता है, पर हम जो सबको पता है कि ये चाइना के नाम नहीं रहे और पूरी फौज खड़ाई कर दी है उन्होंने। चाइना के बॉर्डर में गए थे, उसका मतलब ये चाइना का नाम ले रहे हैं। जब चाइना के बॉर्डर पे खड़े थे और देख रहे थे चाइना को, और हमारा रक्षा मंत्री बंदूक उठा के वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, ऑब्वियसली ये मतलब वो अपने आप निकल जाता है। क्यों बोलने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है। मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बोले भी, बिल्कुल भी। बहुत सुंदर। बस कुमार श्रीकांत जी, आप एक देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को समझते हैं, निष्पक्ष समालोचन, विश्लेषण, आलोचना करना है आपका अधिकार है विंग पत्रकार। अभी मैं चाहता हूं कि विंग कमांडर साहब को थोड़ा 2 मिनट के लिए आराम दें। आप प्रधानमंत्री के संबोधन को कैसे समझा? सेम प्रश्न जो मैंने बख्शी साहब से पूछा। कुमार श्रीकांत जी, देखिए, स्टेटमेंट की एक छवि होती है, स्टेटमेंट की एक स्पीच होती है। अगर आप देखेंगे तो आपने 2 लोगों का जिक्र किया, मैं यहाँ ट्रंप का भी जिक्र करता हूं। अगर ट्रंप का अगर आप पूरा प्रबोधन देखेंगे, संबोधन देखेंगे, तो ट्रंप ने चाइना को लगातार सब कुछ कोविड और चाइना वायरस, वुहान वायरस और चाइना पर केंद्रित रखा। और जो अगर आप ट्रंप को देखेंगे तो वो यूएन पर सवाल उठाते हैं, वो G10 और G20 पर सवाल उठाते हैं, वो विश्व समुदायों पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह अगर आप नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टेटमेंट की एक स्पीच है। ये जो विश्व बिरादरी का नेता होता है वो इसी तरीके से बोलता है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा कि पिछले गत 9 महीनों से पूरा विश्व जो है कोविड-19 से सफर कर रहा है, और कोविड-19 के कारणों का सबको पता है। देखिए, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बात अपनी कह दी है। कोविड-19 के कारणों का पता है, लेकिन यूएन को आत्ममंथन करना चाहिए, यूएन को समझना चाहिए कि यूएन का कितना रोल रहा है कोविड-19 को समाप्त करने में, या डब्ल्यूएचओ पर। देखिए, सीधी सीधी बात ना कह के उन्होंने घुमा फिरा के बात कह दी है। एक स्टेटमेंट से आप एक स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल आदमी होता है उससे क्या चाहते हैं, विश्व बिरादरी का जो नेता होता है वो इसी तरीके से बात करता है। और मैं बताऊं, ट्रंप भी यूएन को साइडलाइन करके बोलने के लिए जाने जाते हैं और सवालिया निशान ट्रंप उठाते हैं यूएन पर। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री भी यूएन पर नहीं, लेकिन यूएन की 9 महीने की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। भविष्य पे बात करते हैं कि भविष्य में नया, अगर आप कह सकते हैं कि नया विश्व समुदाय किस तरीके से काम करेगा, यूएन का एक्सपेंशन किस तरीके से होना चाहिए, यूएन की पूरी शक्ति 5 देशों के पास है, उसमें किस तरीके से एक्सपेंशन होना चाहिए। देखिए, तो कहीं ना कहीं यूएन में स्थायी सदस्यता का अपना दावा
मोदी की इस स्पीच ने और प्रभावशाली किया। देखिए, आप सदस्य हैं तो यूएन को गरिया भी सकते हैं, सीधी भाषा में समझिए। आप सदस्य हैं तो यूएन पे सवाल उठाइए, बाकी देशों के बारे में बोलिए, लेकिन आप जब सदस्य नहीं है तो यूएन पर आप डायरेक्ट सवाल नहीं उठा सकते। इनडायरेक्ट तरीके से प्रधानमंत्री ने यूएन पे सवाल भी उठाया और अपनी स्थायी सदस्यता की भी बात कर दी, और चीन और वुहान वायरस के उसमें बाकी अर्थव्यवस्था को भी लपेट दिया, और डब्ल्यूएचओ से लेकर यूएन पे भी सवाल उठाया। देखिए, ये विश्व बिरादरी के नेता की पहचान है। मैं आज की स्पीच को, क्योंकि देखिए यूएन का प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आप दूसरों को गाली देने में अपना समय व्यर्थ कर दें, या आप पाकिस्तान की गलती निकालने में, चाइना की गलती निकालने में, या आप एक नए विजन की बात करें, भारत कैसे बढ़ रहा है, कैसे बेहतर हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, आप अपने समय को कहाँ व्यर्थ कर सकते हैं और समय को कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्दी किया, हमने 150 देशों को दवाइयां सप्लाई किया, हमने बैंक खाते खोलने का काम किया, मिलियंस ऑफ द लोगों का पहली बार वो अपने दिखा रहे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, हम सबसे पुराने लोकतंत्र है। मतलब वो अपनी बात कहने में लगाए, और वो लोग औरतों की तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी में लगाया। बख्शी साहब ने जैसा कहा था, मैं बिल्कुल इस बात को सहमत हूं। औरतों का नाम मत लीजिए, और नहीं, चलिए मैं वापस लेता हूँ। बख्शी साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक और बात कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, अपनी बखान करने के बाद कि क्या हमको मुख्य डिसीजन बॉडी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो पावर में शामिल करने से कब तक रोका जा सकता है। मैं देखता हूं कि जब कोई देश का भी राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो एक बयान जारी कर देता है कि भारत को शामिल होना चाहिए, वो फिर अपने देश चला जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं करता। बीइंग ए कमांडर, आप बीइंग ए सेना के वायुसेना या सेना के अधिकारी होने के नाते आप तो देश दुनिया में गए हुए हैं, आप अपने समकक्षों से मिलते रहते होंगे। क्या तरीका हो सकता है कि हमको वह स्थान मिले जो पहले मिला था और पंडित जी ने चीन को दे दिया, खुद छोड़ दिया, वापस हमको पाने के लिए किस स्तर पर सशक्त सेना की आवश्यकता है, सशक्त कूटनीति की आवश्यकता है, सशक्त राजनीति की आवश्यकता है, या कुछ और? देखिए, इस सब का मिश्रण की आवश्यकता है। जब तक आपकी सेना तगड़ी नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी नहीं होगी। जिसके हाथ में लाठी नहीं होती उसकी कोई मानता नहीं होती, और हमारे गांव में तो जिसके पास बंदूक नहीं होती उसको तो पंचायत में आगे नहीं बैठाते थे। क्वेश्चन ये है कि ताकत की सब परवाह करते हैं जब आपकी आर्मी तगड़ी होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती है तो आप सब देश आपकी बात मानते हैं। जैसे चाइना ने अभी तक सबको चला रखा है अपनी फौज के बलबूते के ऊपर, इसीलिए भी हैं डेमोक्रेटिक सर उनके, अगर आप देखें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में वुल्फ वॉरियर्स भी हैं, वो अपने देश को कहीं झुकने नहीं देते हैं। बिल्कुल, वो ऐसा है, वो सारा काम जो चाइना करता है अपने देश के हित में करता है, ये खासियत है। अगर और हमारे यहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं वो करोड़ों और डॉलर्स में लगे रहते हैं कि कैसे डॉलर्स कमा ले, कैसे अपने बच्चों को सेट कर ले। वो तो आप बिल्कुल एक्यूरेटली जानते हैं, मैं उसका अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, पर कहने का मतलब है चाइनीज है वो कच्चे आदमी को भी खाने को तैयार है अगर अपने देश का हित होता है। देश के हित के लिए आपको करना चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज है फॉरेन पॉलिसी के लिए तगड़ी फौज चाहिए, और जब आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होगी तब आपकी बातचीत सुनी जाएगी। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं, आप किसी मध्यस्थता करते हैं तो आपका दर्जा बहुत हाई ऊपर माना जाता है। ये खासियत है, और इस बात को लेके भारत ने बहुत पिछड़ गया। हमने अपनी फौज और फौजी इंडस्ट्री को ताकतवर नहीं बनाया, यहां तक कि आपकी पूरी फौज इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। अगर कारगिल वॉर में 155 मिलीमीटर का शेल टाइम पे ना आता, आपकी बंदूकें खड़ी की खड़ी रह गई थी, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट का ब्रेक पैड्स नहीं होते थे, सारा स्क्वाड्रन खड़ा रहता था। ये प्रॉब्लम है कि अब ये दूर हो रही है, और इसको अगर मोदी साहब ने दूर किया, आप देखेंगे अगले 5 साल के अंदर सारी दुनिया की कंट्रीज आपके हाथ से दाना खाएंगी जैसे मुर्गी खाती है। ये हो फर्क पड़ जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तभी सारे राजे महाराजे आपके पुराने तगड़ी फौज मांगते थे,
अगर फौज में ताकत नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, यहां तक कि आपको अपने लोग नहीं पूछेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है, आपके पास ताकत है, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी है, दुनिया आपके सामने झुकेगी। अमेरिका को देख लीजिए, रशिया कैसे अपनी जगह हार रहा है और अमेरिका कैसे उसमें हावी हो रहा है। ये सिर्फ ताकत का चक्कर है और कोई चक्कर। इजराइल को देखिए, इतना छोटा सा देश इजराइल दुनिया पर ध्वस्त हो रहा है अपने फौजों के बल पर। 7 देशों के साथ इकट्ठा लड़ाई करी थी उसने 1967 में, 1973 में। ये कोई मजाक नहीं है, ये होती है। और फौजी ताकत जब होती है वो बनती है फौजी आपके जवान से। और आपका जवान अगर रुष्ट होगा तो उसके हाथ में बंदूक ढंग से नहीं चलेगी, लड़ाई में जाएगा जरूर, पर वो जिसको कहते हैं ना हताश रहेगा। इसीलिए आपने जब जहां पे से आर्ग्यूमेंट शुरू, जो डिस्कशन शुरू करी थी, वो बहुत जरूरी है। आपका जवान अगर खुश है तब आपको देखिए फौज की क्या ताकत होती है। अगर आपका जवान रुष्ट है, जैसे चाइना का जवान जो है, आपको पता नहीं, वो उनके पॉलिटिकल कमिश्नर बोल रहे थे कि आप भारत में फौज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो जवान है 1 हफ्ते के बाद वो छुट्टी मांगता है, वो कहता है मुझे क्लब में जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलना है। और 5 साल की नौकरी करता, 7 साल की, और छोड़ के चला जाता है, MBA कर रहा है, नौकरी कर रहा है। हमारे फौज ऐसी नहीं है, हमारी फौज डिफरेंट है। इसीलिए आज हमारी फौज और ताकतवर बन जाएगी, जैसे कि अब हमने बनी है। अब देखिए किस तरीके से सारी दुनिया हमारे को देख रही है। सारी दुनिया हैरान है कि हमने चीन को किस तरीके से आड़े हाथ लिया हुआ है। आप सोच सकते थे आज से 1962, 67, 67 में आड़े हाथ लिया था जनरल सगत सिंह राठौर ने। अब मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, सगत सिंह राठौर को गवर्नमेंट का हुक्म आ रहा था, आर्मी हेडक्वार्टर का हुक्म आ रहा था कि तुम नाथुला खाली कर दो। उसने कहा उनको बोलो मेरे को कान में सुनाई नहीं पड़ रहा, वायरलेस का मैसेज नहीं सुनाई पड़ रहा, और फाड़ के भेज दिया सिग्नल उसने। ऐसे लोगों के कारण हमारी फौज तगड़ी हुई है, नहीं तो आप 1967 में नाथुला से हाथ धो बैठे होते। ये बात है। कारगिल, पिछली गवर्नमेंट कारगिल कह रही थी कि दे दो पाकिस्तानियों को, आज कारगिल नहीं होता तो ये आज की लड़ाई होती ही नहीं, खत्म, चाइनीज बैठे होते। क्योंकि कारगिल वहां पे हम कारकोरम हाईवे पे देख रहे हैं, चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही वहां जाने के लिए, दौलत बेग ओल्डी के आगे जाने के लिए। ये है फर्क। तो ये जो फर्क है, ये फौजी ताकत और फौजी पोजीशन के कारण होती है, और फौजी की कैपेबिलिटी। आप दारा सिंह जैसे ताकतवर तो हो जाओगे, पर लड़ने का दिल नहीं है, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी खरी। इसीलिए कैपेबिलिटी एंड लीडरशिप बहुत मायने रखती है। अब बख्शी साहब, हमें पहले हमारे अपने उसी मुद्दे पर आना चाहिए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। संविधान में फौज को हड़ताल का इजाजत नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फौज बहुत शालीन और डिसिप्लिन फौज है। लेकिन फौज के वेलफेयर के लिए देखिए, मांग का कोई सीमा नहीं है। अगर आप हमको 2 रुपया देंगे तो मैं कहूंगा कि 5 बनता था, अगर आप 5 देंगे तो मैं कहूंगा कि 500 बनता था। आप देखिए, मांग का आज तक कभी कोई सीमा रहा नहीं है, अब इच्छाओं का कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी एक मिडिल चीज कि ना तो उससे सरकार के अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़े, ना ही जवान के रहन सहन पर कोई प्रभाव पड़े। इन सबों के लिए वेलफेयर में कहां आप कमी देते हैं? आप चूंकि सेना के उच्च अधिकारी रहे, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके पास आके कई बार कुछ लोग मुंह लगे हो जाते हैं आपके, रोज रोज आपके ऑर्डरली में जो रहते हैं कि सर वो वर्दी में ना थोड़ा सा और चाहिए, मतलब कुछ जो आपको कहते होंगे, ये सब के निचोड़। उसके बाद रिटायर के बाद तो लोग खुला आपसे कहते होंगे कि फला फला कमी। मैं आपको बता देता हूं, इसका सारे का सारा आपने जो कहा उसका सार बताता हूं। तो उसमें क्यों रुष्ट है हमारी फौज, क्यों दुखी है फौज, मतलब कि लड़ रही है, पर मन में क्यों दुख है, मन में असंतोष क्यों है, वो मैं बताता हूं। फौज 1948 में आपने कश्मीर हासिल कर लिया था, श्रीनगर, और पीओके में घुसने से आपको रोका गया था। खैर, जो हुई बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुआ, आपकी फौज की तनख्वाह 1/3 कर दी थी।
जब कश्मीर लड़ाई के बाद, जब 65 की लड़ाई के बाद आपकी तनख्वाह फिर कम हुई, पेंशन आदि कर दी, आपको इनाम देने की जगह हर एक लड़ाई के बाद और ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में आपको नीचे लाते गए। अब फिर मैं आपको दोबारा बता दूं ये ऐसा क्यों हुआ। ये इसलिए होता है कि हमारे यहाँ पे एक कहावत, एक कहते हैं, स्टेटमेंट है, सिविल ओवर मिलिट्री, मतलब देश में सिविल शुड रूल द मिलिट्री। ये गलत है। ये 1910 में हुआ था, जब एक जंगी लाट होता था, एक फौजी और दूसरा लाट साहब होता था। जंगी लाट ने लॉर्ड और लाट साहब में, ये अंग्रेज थे, इनमें प्रतिद्वंदिता चली, कंपटीशन चला कि कौन सीनियर है। तब क्राउन ने ऑर्डर भेजा था कि वायसराय विल बी सीनियर टू द वॉरलॉर्ड, जो वो वहां पे चला था। ये जो कहते हैं अब सिविल ओवर मिलिट्री नहीं है, ये है इलेक्टेड पीपल आर ओवर, विल रूल द सिलेक्टेड पीपल इन द गवर्नमेंट। इलेक्टेड पीपल है, योर मिनिस्टर, एमपी, एमएलए विल बी सुपीरियर टू द सिलेक्टेड पीपल, यानी कि फौजी, रेलवे, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, ये सब सिलेक्शन से आते हैं, ये मतलब है। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने देखा ये फौज बड़े ऊंचे ओहदे पे हैं। आपको फिर बता देता हूं, आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कप्तान होता था। पुलिस कप्तान का मतलब आर्मी से एक्चुअली कैप्टन जाता था, एसपी बनता था, वो है पुलिस कप्तान। उसका कैप्टन की रैंक पहनता था। अब देखिए वो कर्नल की रैंक पहनता है। क्यों कर दिया? क्योंकि पुलिस आईपीएस में और ब्यूरोक्रेसी में जब संघर्ष चला तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए, आपको हम ऊपर कर देते हैं। उन्होंने डीआईजी को ब्रिगेडियर बना दिया, एसपी को कर्नल बना दिया, ये है। जॉइंट सेक्रेटरी को जनरल बना दिया, मेजर जनरल की रैंक दे दी, और डायरेक्टर को मेजर होता था उसको कर्नल बना दिया, ब्रिगेडियर कर्नल की रैंक दे दी, ब्रिगेडियर की रैंक दे दी। ये जो है क्योंकि ऊंचे दर्जे पे फौज ना जाए। फौज इससे बहुत रुष्ट है, बहुत खफा है कि ये क्यों होता है हमारे साथ, क्योंकि फिर उनकी तनख्वाह कम होती है। जब उनकी तनख्वाह कम होती है तो कहते हैं आप हमसे जूनियर हो। तो ये एक किस्म से साइक्लिक ऑर्डर चला हुआ है। उनको फंक्शन में पीछे बैठाएंगे, आप एक फंक्शन कर लीजिए अपने ऑफिस का और अपने ऑफिस के हेड को एक लाइन पीछे बैठा के दिखा दीजिए, मैं कहता हूं वो खाना नहीं खाएगा एक हफ्ता। ये जो है ये पूरे ह्यूमन बीइंग्स का नेचर होता है। एज अ इंपॉर्टेंस, हायरार्किकल इंपॉर्टेंस जो होती है आपकी फैमिली में होती है। आप अपने फादर की सीट पे बैठ जाइए डाइनिंग टेबल पे, आपको झिड़क पड़ जाएगी, ये मेरी जगह पे आप कैसे बैठे। ये जो है ये ह्यूमन नेचर होता है। यहाँ पे फौजी रुष्ट हैं, तनख्वाह उनकी कम हो रही है, पेंशन कम हो रही है, ये सारी की सारी रुष्ट होने के कारण है। और इसीलिए हमारे सैनिक जो हैं बड़े ही हाथाहाश हैं इस समय, और इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं ठीक ढंग से हो रही। और क्यों नहीं होती? जो हमारे सीनियर कमांडर बैठते हैं वो भी ठाकुर सुहाती बोलते हैं। ठाकुर सुहाती क्या होता है? वो बात बोलिए जो ठाकुर साहब को पसंद आए। मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट की बात सुनता है, इसीलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नहीं रखा। ब्यूरोक्रेट ही डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के उसको कानाफूसी करता है, और फौजी बिल्कुल सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और डरता भी है बोलने के लिए, क्योंकि मैं फौजी हूं, लोग कहते हैं। और फिर इसकी नौकरी चली जाएगी, ये रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी ढूंढेगा, एम्बेसडर बनना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये चुप रहते हैं और अपने लोगों को लेट डाउन करते हैं। ये भी हो चुका है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं मिलके अपने फौज को असंतुष्ट बना रही है। बख्श, ठीक सर, आपका बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका उपाय क्या है? देखिए वो बना रहा है वो तो पास्ट है, वो तो घड़ी पीछे नहीं जा सकती। आज के तारीख में आप क्या कहते हैं कि हमारी फौज असंतुष्ट ना हो और कोई सुपरसीड भी ना हो, इस पर क्या आप सुझाव आपका क्या है? आपको नरेंद्र मोदी का फोन आवे कि बख्शी साहब आइए, आपका मैंने वीडियो देखा था, क्या चाहते हैं मेरे को एडवाइस? क्योंकि मोदी जी तो आप ही जैसे लोगों के एडवाइस करना करते होंगे, वो कोई मिलिट्री में तो है नहीं भाई। मिलिट्री की बात मिलिट्री वाले से पूछेंगे, डॉक्टर की बात डॉक्टर से पूछेंगे। तो अगर बख्शी जी के पास मोदी का फोन आता है कि मोदी जी, बख्शी जी एक लाइन में बोलिए मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, ओआरओपी में
वन रैंक वन पेंशन के अंदर ये भी मुद्दा लाया गया था कि आप हमारा प्रोटोकॉल 1962 से पहले वाला प्रोटोकॉल बनाइए, हमारे को सीनियरिटी वापस वही दीजिए जो कि हमारी सीनियरिटी होनी चाहिए। देखिए, मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, आप मुझे ज्यादा मत कुछ दीजिए, पर जब मैं मांगने जाऊं तो जो मेरे पास है वो तो मत छीनिए कम से कम। ये कहने का मतलब है, जब फौज ने लड़ाई के बाद सोचा कि जंगी इनाम में तनख्वाह बढ़ेगी तो आपने तनख्वाह आधी कर दी, औदा बढ़ेगा, औदा उसका कम कर दिया। तो कम से कम जो उसका था उसको वापस दे दो, बस यही, फौज उससे ही खुश हो जाएगी। तो मैं मोदी साहब को यही बोलूंगा कि उनके जो उनका ओरिजिनल था वो उनको वापस कर दीजिए। फिर देखिए अब क्या बात है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं कह रहे कि हमारे से जो छीना गया है वो तो वापस कर दो हमारे को, यही चीज चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो नहीं बख्शी साहब, यह एक प्रश्न बनता है, यहाँ पर, मैं मेरे मन में है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उस 48 में जो युद्ध हुआ था, देखिए 48 में हम लोग, हमारा निर्णय नहीं था, 48 में तो वहां का वायसराय के निर्णय पर भारत और पाकिस्तान दोनों फौजें युद्ध करना बंद कर दिया। अगर आपको 48 की बात नहीं कर रहा मैं, 1965 की बात कर रहा हूं, 1971 की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 48 का तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद डाउन किया गया, फिर तो बनता है। बिल्कुल, फिर तो 71 कारगिल के बाद आप बात क्या कर रहे हैं? हर लड़ाई के बाद आपका स्टेटस, आपकी 7th पे कमीशन में आपका तनख्वाह कम कर दी गई है, पेंशन कम हो गई है। ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है, आप इसको डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। 1948 में तो, 47 में तो अंग्रेज चला गया था, 48 49 में तो हम थे, हिंदुस्तानी थे, वो तो कमांड उनके हाथ में थी। क्या प्रॉब्लम है? सारा 50s में ही तो सारा ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल डाउन किया, और इसलिए किया, ब्यूरोक्रेसी ने डरा दिया कि देखिए थाईलैंड में, कंबोडिया में, पाकिस्तान में, बर्मा में, हर जगह कूडीटा हो रहा है, मतलब फौजी ओवरथ्रो हो रही है, हुकूमत आ रही है, हम अपनी फौज से डर के रहिए। मतलब है अपनी फौज से आपको डरा दिया, यानी कि बाप को बेटे से डरा दिया। आज आप अपने बेटे से डर के रात को ढंग से ना सोए तो मतलब क्या होगा, और बेटे की मनोस्थिति में क्या होगा कि मेरा बाप मेरे से ऐसे डरता है। ये जो है, ये बड़ी भारी भूल हुई है हमारे हिंदुस्तान में। इस भूल को सुधारने के लिए मेरे ख्याल से मोदी साहब राइट है, हमारे लीडर वो ही कर सकते हैं। ठीक, अच्छी बात है कि आपको हमारे वर्तमान सरकार पर भरोसा है कि ऐसा हो सकता है। अब आते हैं किसानों की समस्या पर। किसान भी मिलिट्री वाले से कम मेहनत नहीं करते। वो अलग बात है कि मिलिट्री वालों को बम बंदूक से दुश्मन से वार करना पड़ता है, लेकिन किसान का अगर अनाज उत्पादन नहीं करेगा तो मिलिट्री वाला लड़ेगा कैसे? तो जब तक पेट नहीं भरा रहेगा, मैं किसान का भी बहुत मेहनत, लेकिन मनोदशा, उनकी स्थिति सुधरे, इस पर आपका क्या सुझाव है? क्योंकि जवान एक बढ़िया किसान हो सकता है, एक बढ़िया किसान ही अच्छा जवान हो सकता है, आपका क्या है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं इससे पहले एक थोड़ा सा रूपरेखा बताता हूं कि एक समय था अपनी फौज में, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, हमारे फादर वगैरह जब जवान होते थे तो अपने जूनियर ऑफिसर्स को छुट्टी में के 15 दिन कहते थे, तुम विंटर टूर करो गांवों में जाके, जहां तुम्हारे जवानों के खेत हैं, जहां तुम्हारे जवानों के मवेशी हैं, सारे प्रॉब्लम्स लेके जाता था वो यंग ऑफिसर, अपने जवानों के गांव में जाता था, वहां पे कैंप लगा के रहता था, और नंबरदार से, प्रधान वो जो होता है क्या पंचायत में, उससे लोकल जिले अधिकारी से, सबसे मिलके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आता था। ये नियम था, वो इसलिए था कि हमारे जो जवान है, जो जिसकी खेती चल रही है, जिसके बाप और बहन और भाई खेती कर रहे हैं, वो खुश रहें, उसकी बीवी की जो भैंस चुरा ली है बगल वाले को, उसको वापस मिले। ये हमने कितनी बार देखा, हम भी गए थे। एक बार हमारे फादर ने हमको भी विंटर टूर पे भेजा एक जूनियर ऑफिसर के साथ, तुम भी 15 दिन रह के आओ, ये हमने देखा। हाँ, वो बहुत शिकार विकार बहुत होता था तो हम बड़े खुश थे, पर क्वेश्चन ये है, हमने अपनी आंखों से देखा है जब मैं 10 साल का था कि ये हो रहा है, किस तरीके से वो पंचायत में बैठा है, यंग कैप्टन, यंग लेफ्टिनेंट, ये कर रहे थे,
खैर वो बात दूसरी है। बात अब आई किसान की। मेन प्रॉब्लम है, मैंने देखी है, वो ये है कि किसान को मिडलमैन बहुत बुरी तरीके से सता रहा है। उसको दूर करना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि कई रीजंस हैं। उसको मंडी ले जाना पड़ता है, और जो मिडलमैन जो है वो एक दाम में लेता है, 100 रुपए बेचता है, जो भी है। मैं उसका एक तरीका मैंने बताया, और वो तरीके में फौज इन्वॉल्व होती है। अब ध्यान से सुनिए, हिंदुस्तान की फौज में और कई कंट्रीज की फौज में भी एक मिलिट्री फार्म्स नाम की चीज होती थी, एक कोर होती थी, मिलिट्री डेयरी फार्म्स, मिलिट्री फार्म्स मतलब खेती होती थी, फौज के खेत होते थे, और वो खेत इसलिए चलाते थे कि फौज को धान वान उससे मिलती रहे, दूध वगैरह की सप्लाई, मक्खन की सप्लाई, मवेशी भी होते थे उसमें। ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा था। ये धीरे धीरे हिंदुस्तान की फौज से निकाला जा रहा है कि सोच रहे हैं हम तो मॉडर्न हो गए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो मिलिट्री फार्म्स की जो संस्था है, अगर इसको बढ़ोतरी दी जाए एज अ टेरिटोरियल यूनिट, और इसके नंबर ऑफ बटालियंस बनाई जाएं, जो 3-3 बटालियन एक एक स्टेट में दे दी जाए, और वो बटालियन पूरी हो, उसमें गाड़ियां भी वैसी हो, और सब पर एक्सपर्ट्स हो जो मिलिट्री फार्म के एक्सपर्ट होते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट हो, इसका बजट मिले एक्स्ट्रा फौज को, ताकि फौजी जो कमांडर है वो ये ना सोचे कि मेरे को अपना इधर उधर से करना पड़ेगा। ये जो अगर हर एक स्टेट में 3-3 बटालियन इसकी होंगी, जहां पे किसान हैं, उनके जो किस तरीके से धान को इकट्ठा कर रहे हैं उनमें मदद करें, उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करें, मंडी ले जाने की, और उनके स्पेशल शॉप्स हो, उनमें उनका सामान बिकवाएं, पैसे उसके हाथ में रखें और आप जाइए। या वो कहता है कि मैं यहाँ से इलाहाबाद जाना चाहता हूं, मैं वहां बेचूंगा, वो भी प्रावधान कराएं। कहने का मतलब है, अगर आप अपने किसान की इस तरीके से रक्षा और देखभाल करेंगे, और क्या होगा, जब इन फौज की जरूरत नहीं होगी फार्म्स की, वो वापस फौज में जा सकते हैं, बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। आप उनको नॉन कॉम्पिटेंट बनाइए या कॉम्पिटेंट बनाइए, ये आपकी पॉलिसी पे है। पर अगर ये करेंगे, आप देखेंगे लोकल पॉलिटिशियन बड़ा नाराज होगा, ये मेरे को पता है, क्योंकि उसके हाथ से पॉलिटिक्स निकल जाएगी। वो कहेगा ये फौजी कहां से आ गया, ये जरा मेरे रास्ते में अड़क रहा है। पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर एकदम रुक जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि फार्मर को एक्सप्लॉइट कर ले। ये मेरा प्रश्न ही यही था। आपने उत्तर भी दे दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इसका विस्तार। आज कैसे हड़ताल हो रहा है किसान का, मैं भी, हम लोग भी छोटे मोटे मीडिया वाला मानते हैं अपने आप को, 2-4 लोगों से फोन करते हैं, पहले तो जाते थे, तो लोगों को पता नहीं को आए किस लिए है, एमएसपी को पता ही नहीं है। ये किसान एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको अपने हित के लिए बरगला रहा है। अब मेरा एक प्रश्न रहा, जो मेरा जो हेडिंग है, जय जवान जय किसान और जय संविधान। संविधान में क्या आप इस तरह की, जैसे आपके मिलिट्री में अगर चूक है तो आपको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, आपकी फीती उतर सकती है, आपको सजा दिया जा सकता है, अफसर को भी, सिविल अफसर को भी सजा देने का प्रावधान है, पुलिस वाले को भी है, उसकी फीती उतर जाएगी, सस्पेंड डिसमिस हो जाएगा। हमारे नेता लोगों के लिए क्या संविधान में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है कि भाई अगर आप किसी को गलत बरगलाते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, बोले कि जी बोफोर्स में दलाली हुई है। बोफोर्स का नाम मैं इसलिए लिया कि आप फौज के आदमी हैं। तत्कालीन सरकार ने कहा कि जी दलाली नहीं है। विश्वनाथ प्रताप को चिट्ठी दिखा करके सरकार में आए, वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। अभी अरविंद केजरीवाल एक अलमारी तोड़ता था, सार्वजनिक मंच पर कहता था ये टूट गया फाइल, ये सब लोग जेल जाएंगे। मोदी जी कहते थे कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा रावट बड्रा जेल में होगा। उसी मतलब अलग अलग लोग होते हैं, जब सरकार आती है तो उस पर चर्चा नहीं होता। मतलब ये बरगला के, झूठ बोल के, जैसे अभी किसान को कहा जा रहा है कि तेरी खेती बर्बाद हो जाएगी, जबकि असल में ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या संविधान में कुछ अमेंडमेंट नहीं चाहिए कि झूठ बोलने वालों को जिस तरह से सिविल सर्वेंट को सजा है, फौज वाले को सजा है, उसी तरह की सजा इन लोगों को है? ऐसा कुछ आप मांग करते हैं, ऐसा कुछ आप चाहते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए राकेश जी, जब आप मेरे से बात कर रहे हैं संविधान के लिए, मैंने पहले कहा था अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर तेरे को कुछ करना है, जो भी चाहे, पहली चीज क्या करेगा,
मैंने यही बोला था, मैं सारा संविधान दोबारा लिखवाऊंगा। मेरे को तो मैं तो दोबारा लिखवाऊंगा। मुझे तो यही नहीं पता कि कई चीजों में इतनी अड़चने क्यों हैं। आपका एमएलए को आपको होटल में छुपाना क्यों पड़ता है? किस लिए छुपाना पड़ता है? मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो कैसे खरीदा जा सकता है। आप उसको 14 करोड़ रुपए भी दे दो, पर उसकी पार्टी कैसे चेंज कर सकते हो आप? हो ही नहीं सकती। वो इलेक्शन में खड़ा हुआ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हमारे लोग नहीं चाहते कि ये चीज बदली जाए। संविधान जैसा लिखा गया है उसमें सबकी तंदूरी रोटी सिक रही है, सब फायदा उठा रहे हैं। मेरा चाचा भी पैसा बनाएगा, आपका चाचा भी पैसा बनाएगा। इसीलिए संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान इसलिए नहीं बदला जाएगा कि हम बड़ा आयरन संविधान है और हमारा चरित्र बहुत ऊंचा है, इसलिए संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान इसलिए नहीं बदला जाएगा, तू भी खा मैं भी खाऊं, ये रीजन है। संविधान अगर मेरे बस चले तो मैं दोबारा लिखवाऊंगा। अब निकल गया समय, अब बादलें चेंज हो गई हैं। और क्यों नहीं चेंज हो सकता संविधान? क्यों नहीं लिखाया जा सकता? डेमोक्रेसी है जी, क्यों नहीं चेंज हो सकता? कई कंट्रीज में संविधान ही नहीं लिखा। अंग्रेजों को जिसको हमने कॉपी किया है उनको तो संविधान ही नहीं है। क्यों नहीं हम कर सकते? कर सकते हैं अगर विल हो, पर अगर विल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये जो बात कर रहे हैं संविधान की, संविधान बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप ये फार्मर की बात कर रहे हैं, झूठ बोलने की बात हो रही है। आप कई चीजें हैं कि छोटी सी चीज है। मैं अपना हाउस टैक्स देता हूं, सरकार मेरे नाम पे मेरा घर है, मैं जाके सरकार को कहता हूं ये मेरा घर खाली नहीं कर रहा। क्यों नहीं सरकार खाली करा सकती? अगर मैं अपना टैक्स दिखा के उसको दिखा दूं, इन राइटिंग दे दूं। पर इसीलिए नहीं खाली करा सकती कि सबसे ज्यादा वोट देने वाले किराएदार होते थे 1947 के बाद। सब जो बाहर से आए थे उनको खुश करने के लिए ये था। ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिक्स के कारण बनाई गई हैं कि हमको वोट मिले। वोट के कारण ही सारी की सारी प्रॉब्लम है। जिस दिन अगर आज आप कहें कि भारत को तरक्की करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को 10 साल के लिए फ्रीज कर दीजिए, फिर आप काम करिए, फिर होगा। अभी आप चाइना बैठा है वहां पे और आपको इलेक्शन और री इलेक्शन की बात हो रही है और पता ही नहीं लोगों। डिफेंस मिनिस्टर भी गायब है, वो भी गायब है। सबको अपना री इलेक्शन बाई इलेक्शन ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आई है। हमारे मन के विचार ही टेढ़े हैं। तभी मैं कह रहा हूं हमको ये सारी चीजें कर्टेल करनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें संविधान को दोबारा लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा तो बैठ के आपके साथ, वो तो लंबी चर्चा है, वो होगी, पर ये हो सकता है। वो एक अलग मुद्दा हो जाएगी, वो अलग मुद्दा। बिल्कुल। खैर वकील साहब, अब हमारा 1 घंटा का कार्यक्रम पूरा होने वाला है। मेरा प्रश्न था जय जवान जय किसान जय संविधान। आपने सिलसिलेवार तरीके से सारे विषय में चर्चा किया, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी किया। मैं चाहूंगा कि इसी तरह के मुद्दों पर आप अपना बेबाक टिप्पणी देते रहे और हमारे लोगों को अपना अनुग्रह से अपने अपार अनुभव करते रहे। आप आए, अपनी बात रखा, इस बात के लिए हृदय के गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, सादर प्रणाम है। जय हिंद। जय हिंद।